Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduvus News Analysis. Today is 19th June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduvus News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज बाइडेन आस्क मिजोरम सीएम टू प्रोटेक्ट मीटीज एमएलएज इन न्यू दिल्ली टू मीट पीएम. एक्चुअली वी ऑल नो दैट मणिपुर में यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है. कौन कौन सी? मीटीज एंड कुकी ट्राइब्स के बीच में. ओके अब मिजोरम में एक्चुअली बात करते हैं तो मिजोरम हैव पॉपुलेशन ऑफ बोथ मीटीज एंड कुकीज एंड नाउ ऑल्सो ऑफर रिफ्यूजी ऑफ 10,000 डिस्प्लेस्ड कुकीज फ्रॉम मणिपुर. अब मणिपुर में जो वॉयलेंस चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके कारण जो मणिपुर के कुकी ट्राइब के पीपल हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मिजोरम में जा रहे हैं. तो इसी के चलते जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं तो यहाँ पर मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मिजोरम के चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप यहाँ पर क्या करिए, जो कुकी ट्राइब्स के पीपल आपके स्टेट में आ रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी और जितने भी मेजर्स हैं वो इंश्योर कराएं. यहाँ पर जैसे ही कन्फ्लिक्ट खत्म होता है सारी चीजें तो हम उनको फिर से अपने जो लैंड में है मतलब हमारे स्टेट में फिर से उन्हें ले आएंगे. ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जोरमैंथगा सेज पीपल ऑफ मिजोरम आर एम्पैथिक टू मीटीज. तो यहाँ पे जो मीटी हम बात कर रहे हैं किसकी? मणिपुर चीफ मिनिस्टर एंड बायरन सिंह कॉल्ड मिजोरम चीफ मिनिस्टर ऑन संडे आस्किंग हिम टू टेक मेजर्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द मीटी कम्युनिटी इन द नेबरिंग स्टेट. तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मिजोरम की चीफ मिनिस्टर से ये कहा है कि वो क्या करें, इंश्योर करें कि मीटी कम्युनिटी के पीपल में जो लोग वहां पर जा रहे हैं डिस्प्लेस होकर यहाँ से मणिपुर से मिजोरम की तरफ, तो उन्हें सिक्योरिटी एक तरह से प्रोवाइड किया जाए. और अभी यहाँ पर जो एमएलएज हैं मणिपुर के वो कहाँ जा रहे हैं? न्यू दिल्ली जा रहे हैं टू मीट पीएम, जिससे हम एक कन्फ्लिक्ट जो है जल्द से जल्द खत्म कर सके. ओके अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडियन ड्रग अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स. अब ये फिर से इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इंडिया के जो कुछ ड्रग्स श्रीलंका गए हैं जिसके कारण वहां पर जो इंडिया की रिपोर्टिंग है वहां पर क्या किया गया है, बहुत सारे केसेस आए हैं कॉम्प्लिकेशंस के, इवन कुछ केसेस यहाँ पे डेथ के भी सामने आ रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है किसकी? इंडिया की फार्मास्यूटिकल जो इंडियन ड्रग्स है उन पर. बट हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे उससे पहले हमने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे. कल किसी ने भी यहाँ पर आंसर नहीं किया था. तो कल का हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल. हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, आपके पास ये ऑप्शन थे कि इसमें से 4 ऑप्शन थे: अंडमान निकोबार आइलैंड, निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप एंड सुमात्रा एंड जावा. इसमें से कौन सा आइलैंड नेशन जो है आपका 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से सेपरेट होता है? तो आपका राइट आंसर क्या था? आप वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ पर आज इसको आंसर करेंगे. तो आप फटाफट वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को रीड करें और उसके बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा. ओके तो आई होप यहाँ पे सभी ने आंसर दे दिया होगा. तो हमारा राइट आंसर है अंडमान एंड निकोबार. आपका जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो 10 डिग्री चैनल से क्या होता है? एक दूसरे से सेपरेट होता है. तो आप ये लोकेशन देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये आपका अंडमान आइलैंड है, ये अंडमान आ गया. ओके और ये यहाँ पर लिटिल अंडमान है. उसके बाद ये है निकोबार आइलैंड. ठीक है और ये आपका आता है यहाँ पर 10 डिग्री चैनल. तो यहाँ पर अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को एक दूसरे से सेपरेट करता है आपका क्या? 10 डिग्री चैनल. तो राइट ऑप्शन इज ए. ओके अब यहाँ पे कुछ और भी चैनल्स है. 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है. 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये क्या है? द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया रन थ्रू द 8 डिग्री चैनल. यहाँ पर जो इंडिया की जो बाउंड्री है और मालदीव्स की जो बाउंड्री है तो उनके बीच में जो सेपरेशन है वो किसके द्वारा होता है? 8 डिग्री चैनल के द्वारा. 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं, इट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्कियोलॉजी की. तो ये जो लक्षद्वीप है आपका अरेबियन सी साइड में पड़ता है आपका. ठीक है तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है उसे 9 डिग्री चैनल क्या करता है? सेपरेट करता है. और 10 डिग्री चैनल किसे सेपरेट करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एक दूसरे से इन अ बे ऑफ बंगाल. ओके तो आई होप यहाँ पर सभी के आंसर सही होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
आज का क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर सभी को देना है कमेंट सेक्शन में। ओके तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डुक्कन पैसेज। तो यहाँ पे जो डुक्कन पैसेज है उसके द्वारा कौन से दो हमारे आइलैंड नेशंस हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ओके तो ये इसी से रिलेटेड है। आपका पहला ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार, दूसरा लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, सुमात्रा एंड जावा, फोर्थ ऑप्शन है आपका मालदीव एंड लक्षद्वीप। तो यहाँ पर आपको इसको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेडिशन लॉ प्रोविजन इन इंडिया। हमने सेडिशन लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आपको ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, इन 2018 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द रिपील ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या ये रिकमेंड किया था कि हमें सेक्शन 124A आईपीसी का, जो किसको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, सेडिशन लॉ यहाँ पे प्रोवाइड करता है, उसे रिपील करने की बात कही थी। अब आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ओके सेकेंड स्टेटमेंट इज सेडिशन वॉज मेड अ रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर सेडिशन लॉ को क्या एक रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस माना गया था या नहीं। ओके तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पर अच्छे से आपको रीड करना है और पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। हम वीडियो के लास्ट में इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। हमारी कौन सी न्यूज थी, तो इंडियन ड्रग अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इम्पैक्ट। ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो इंडियन ड्रग्स कुछ श्रीलंका में गए हैं और इसके कारण कुछ केसेस सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिले। इवन वहां की जो मीडिया है उन्होंने कुछ डेथ भी क्या करी है यहाँ पर रिपोर्ट करी है। ठीक है तो यहाँ पर हमारे लिए एक कंसर्न निकल कर आता है। इससे पहले भी इंडिया का जो ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल जो इंडिया की कंपनी है, जो आपने यहाँ पे कफ सिरप के बारे में सुना था है ना, जो साउथ अफ्रीका में, उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में बहुत सारे जो ड्रग सिरप गए थे जिसके कारण जो लोगों की यहाँ पर जान गई थी। जॉर्जिया में यहाँ पे गया था। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है कि हमने यहाँ पर 2020 में देखा था कि इंडिया क्या है, बहुत बड़ा वर्ल्ड का मार्केट है फार्मास्यूटिकल में लेकर, हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल हब बनना चाहते हैं। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही क्वालिटी का, हमारा जो क्वालिटी वाला कंसर्न है ना वो हमारे सामने आ रहा है। तो देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक ड्रग ग्लोबली हम बात करते हैं तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनेरिक ड्रग का। यहाँ पर हमारा 50 to 60% यहाँ पर शेयर होता है। ठीक है अब फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, इससे हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। आपका क्या होता है, हम यहाँ पर जो मेडिसिन होते हैं, स्पेशली जो हम मेडिसिन और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी बात करते हैं, बट हमारा जो मेन फोकस अभी कहाँ पर है, मेडिसिन पर है। जब हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होता है, उसको कम करने में ये हमारी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। दूसरी हम बात करते हैं, जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं जैसे कि मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे एक नेशन टू नेशन हमारा कोलैबोरेशन होता है। क्या होता है, नेशन टू नेशन यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, आपकी एक सॉफ्ट पावर यहाँ पर जनरेट होती है जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट इसमें हमारे सामने सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है, सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है, किसका चैलेंज आ रहा है, क्वालिटी का इशू आ रहा है। हमने अभी इस तरीके के अगर और केसेस आते हैं, ये सिर्फ हम अदर कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे हैं कि अभी श्रीलंका में ये आया है, उससे पहले हमने उज्बेकिस्तान में देखा था यहाँ पर कुछ केसेस, यूके में कुछ केसेस देखे थे। तो बट यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इंडिया के लैंड में भी ऐसे केसेस आ चुके हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ केसेस देखे, भोपाल में कुछ केसेस देखे हैं और यूपी में भी हमने कुछ यहाँ पर केसेस देखे हैं कि इंडिया की जो ड्रग्स है उसको कंज्यूम करने के उसके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब क्वालिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है। क्वालिटी का कंसर्न कैसे आता है, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए, जो फार्मा इंडस्ट्री है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई अच्छा सा एक लॉ नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। लॉ भी है बट वो उसको क्या कर पा रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है क्वालिटी को। अब क्वालिटी यहाँ पर डिक्रीज होती है, इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली किसको लीड करता है, आपकी क्वालिटी खराब है, आपने उस ड्रग का एक्सपोर्ट किया तो क्या होता है, क्वालिटी खराब है, उसके एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं और अल्टीमेटली हमारे जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पर खराब होते हैं। जो एक छवि होती है ना नेशन का,
वो क्या होती है यहाँ पर खराब होती है। अब इससे क्या होता है, जो एक ट्रस्ट होता है नेशन में, एक जो ट्रस्ट होता है वो भी हमारा क्या होने लगता है, डिमिनिश होने लगता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जो इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। अब उनके वहां पर स्टेट्स में अलग अलग लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग लॉज हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं मार्केट साइज की, बात करते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2021 का है, इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 3 times इन द नेक्स्ट डिकेड्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2021 में, अगर हमारा फार्मास्यूटिकल अच्छा रहता है, इसी तरीके की चलती है सारी चीजें, तो उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 3 डिकेड्स में हमारा जो ग्रोथ होगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ओके, अब देखिए ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक्ट है क्या, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्या करता है, एक्ट एस्टैब्लिशेस रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया। ये एक्ट रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि ड्रग मतलब कि इंडिया में कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ड्रग्स का, उसका इंपोर्ट कैसा हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, ड्रग्स को किस तरीके से सेल किया जा रहा है, कॉस्मेटिक्स को किस तरीके से सेल किया जा रहा है। इट मेक्स द सेल ऑफ सबस्टैंडर्ड ड्रग पनिशेबल ऑफेंस। यहाँ पर जितने भी सबस्टैंडर्ड ड्रग्स हैं, अगर उनका सेल होता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस के अंडर उसको लेकर आया गया है। बट स्टिल हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो केसेस हैं हमें सामने नजर आते हैं। इसी के चलते ये जो एक्ट हमारा 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, हमने क्या एस्टेब्लिश किया है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। आपको यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑफ फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शन असाइंड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो इसको यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो इट इज अ सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शन असाइंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसका मेजर फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल। तो यहाँ पर जो ड्रग्स है उसका कितना इंपोर्ट किया जा रहा है, जो न्यू ड्रग्स हो रहे हैं उसको अप्रूवल देना और क्लिनिकल ट्रायल उनका करना, ये उसको रेगुलेट करना, ये सारा किसका काम हो जाता है, आपका CDSCO का काम होता है। अप्रूवल ऑफ सर्टेन लाइसेंस एज सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। यहां पर ये क्या करता है, लाइसेंस को अप्रूव करने का काम भी किसका होता है, हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ओके, यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, IV फ्लूइड, वैक्सीन एंड सेरा इन इंडिया। तो यहाँ पर जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड के जो प्रोडक्ट्स हो गए, IV फ्लूइड्स हो गए, वैक्सीन्स हो गई, सेरा हो गया, तो इन सबको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का होता है। इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर तो ये हमने प्रीलिम्स फैक्ट की बात कर ली, ठीक है, कि यहाँ पर ड्रग्स को लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है, उसको अप्रूव कौन करता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे मेंस के रेस्पेक्टिव से आ जाते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, अगर हमारा जो हम एक फार्मास्यूटिकल हब बनते हैं, हमारा 2030 तक ये टारगेट है कि इंडिया को क्या बनना है, एक फार्मास्यूटिकल हब बनना है, तो इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो भी हमारा कम होगा। क्यों, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट अल्टीमेटली यहाँ पर कम होगा। हमारे जो कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ यहाँ पर जो रिलेशंस है वो मेंटेन होंगे। अब हम अगर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहां पर हमें रिसर्च भी करनी पड़ेगी, रिसर्च होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका डेवलपमेंट भी यहां पर होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इससे कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, हमारा फार्मास्यूटिकल से कनेक्ट किया जा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज What Indian should be saying to the US on June 21st। अब आप सभी को पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है 22 जून को कहाँ जाने वाले हैं, US की विजिट पर जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली देखिए, अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे ना तो पूरा ये पॉलिटिकल आर्टिकल है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कैसी है, ये फिर अदानी सागर, ये सारी चीजें, तो ये हमारे लिए यहाँ पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला आर्टिकल। ओके, तो हमारा आर्टिकल क्या है, प्रिपेयर्डनेस स्पेस ऑफ। प्रिपेयर्डनेस स्पेस ऑफ का मतलब यहाँ पर इंडिया में हाल ही फिलहाल में गुजरात में जो साइक्लोन आया है बिपरजॉय, उसके बारे में ये कहा है कि अब पहले क्या हुआ था, इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है कि 1998 में जब साइक्लोन आया था उसके कारण यहाँ पे 3000 लोगों की क्या गई थी, जान गई थी।
ओके जब से यहाँ पर हमारा IMD सिस्टम आ चुका है, हम यहाँ पे फोरकास्टिंग करने लगे हैं और पहले से ही हमें पता चल गया था कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। और हमने क्या कर लिया, जब हमें खतरे का पता चल गया तो उससे हमने क्या किया, अपने आप को प्रिपेयर करा, अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर करा कि उससे ज्यादा क्या हो, जान मान की हानि ना हो, ज्यादा से यहाँ पे डिवास्टेशन ना हो। इसलिए हमने क्या करके रखा, प्रिपेयर्डनेस करके रखा। और इसी के कारण हमें क्या दिखता है कि प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ। हमने जो पहले से प्रिपेयर्डनेस करके रखी थी उसके कारण उसके हमें रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिला। इसमें बहुत ही कम हमें मतलब की चीजें देखने को मिले, सिर्फ हमारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हुआ है। ओके तो देखो, पोटेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय स्वेप्ट थ्रू गुजरात एंड पार्ट ऑफ राजस्थान last week, and while it did cause noticeable destruction to the infrastructure, scores of injuries and cattle death, there have been only 2 reported casualties। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो स्कोर है, मतलब कि कितने यहाँ पे डेथ हुए, तो कुछ ही जो कैटल्स हैं और जो उनकी यहाँ पर इंजरीज और डेथ की बात की गई है। अदरवाइज ऐसा कोई भी जो मतलब कि आप कह सकते हैं कैजुअलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ओके, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज अ वल्नरेबल ऑफ डिजास्टर। इंडिया क्या है, डिजास्टर का बहुत ही बड़ा एक वल्नरेबल कंट्री सामने आती है। कैसे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका इंडिया यहाँ पर हो जाता है, ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया, यहाँ पर साइक्लोन आए, ओके यहाँ पर हम हिमालयस की बात करते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, फिर यहाँ पर मतलब आपका जो ये वाला सेंट्रल रीजन है, यहाँ पे आप ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। उसके बाद अगर आप हिमालयस रीजन में देखते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर आसपास, यहाँ पर आपके साइक्लोन्स आ रहे हैं, यहाँ साइक्लोन्स आ रहे हैं, यहाँ अर्थक्वेक आ रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा जो आपकी रिवर्स हैं, आप ईस्टर्न रीजन में देखते हैं, बिहार साइड, झारखंड पर, तो वहां क्या आते हैं, आपके फ्लडेड एरियाज हैं, फ्लडेड रीजन है, यहाँ पे फ्रिक्वेंट फ्लड हमें फेस करने को मिलते हैं। सेंट्रल इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। यहाँ पर अर्थक्वेक आपने देखा होगा रिसेंटली, दिल्ली का यहाँ पे न्यूज सुना होगा कि दिल्ली में यहाँ पे अर्थक्वेक के कुछ मैग्नीट्यूड हमें फेस करने पड़े थे। जम्मू कश्मीर का यहाँ पे कुछ केस आया था कि हाल ही फिलहाल, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि जम्मू कश्मीर में हमें कुछ झटके यहाँ पर अर्थक्वेक के समझ में आते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पर आप लैंडस्लाइड्स देखते हैं। तो इंडिया क्या है, एक अर्थक्वेक, मतलब कि इंडिया बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है डिजास्टर का। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रिपेयर्डनेस चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है। किसकी, डिजास्टर मैनेजमेंट की, कि हमें इस तरीके से, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है, उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो परफेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो आपकी जो अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, किस एरिया में, अगर फ्लडेड रीजन है तो वहां की अर्बन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, अगर वो साइक्लोन प्रोन रीजन है तो वहां की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। अब साइक्लोन के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि साइक्लोन को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। अभी हमने फोरकास्टिंग करी, साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोन में क्या होता है, हमने यहाँ पर फोरकास्टिंग करी, आपने यहाँ पे पहले से फोरकास्टिंग करी, उसके बाद हम क्या करते हैं, इवैक्यूएशन कराते हैं कि इस एरिया में क्या आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग रहते हैं उनको वहां से इवैक्यूएट कराया जाए, बाहर निकाला जाए, उनको फिर रिहेबिलिटेट किया जाता है कि मतलब हमने उनके घर से तो उनको हटा दिया, बट उनको रहने के लिए जगह भी तो देनी पड़ेगी ना, तो रिहेबिलिटेशन होता है। उसके बाद उनको अगर कोई साइक्लोन आ गया, कोई डिजास्टर बहुत बड़ा आ गया और उसको जो नुकसान होता है, तो उनको रिलीफ भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ अदर मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। अदर मेजर्स की हम बात करते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका मैनग्रोव होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किसमें, साइक्लोन से हमें प्रोटेक्ट करने में। दूसरा हम क्या किसकी बात करते हैं, वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स आप ओडिशा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप झारखंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहां पे इतना ज्यादा वेटलैंड्स को क्या किया गया, बनाया गया, जिसके कारण आज के टाइम पर वहां पर साइक्लोन के बहुत ही कम इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये जो नेचुरल लैंडस्केप है इनका भी यूज, नेचर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो चीजें हैं, साइक्लोन जो डिजास्टर है उनसे बचा जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप। तो यहाँ पर क्लाइमेट लीडरशिप की बात की जा रही है। हाल ही फिलहाल में देखिए, ये जो आर्टिकल है किसके द्वारा लिखा गया है, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अब एक्चुअली ये हो रहा है कि अभी COP27 मीटिंग हुई थी। COP27 कहाँ हुई थी, आपकी इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, अब COP28 होने वाली है। ये इसको कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है, UAE इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने वाला है इस समिट को। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि जो COP28 होने वाला है, इसके मतलब कि UAE के जो प्रेसिडेंट हैं,
उनका बात करते हैं, सुल्तान अल जाबेर। वो क्या है, एक जो नेचुरल अबू धाबी की नेचुरल ऑयल कंपनी है उनके सीईओ हैं, ठीक है, उनके क्या है सीईओ हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि वो पर्सन जो खुद ही एक ऑयल कंपनी का क्या है सीईओ है, तो वो किस तरीके मतलब कि क्यों ये जो COP28 की जो समिट है उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर वो खुद ही क्या है फॉसल फ्यूल्स का यूज कर रहा है, और जो ये COP28 होते हैं इनका मेन टारगेट क्या होता है कि हम किस तरीके से जो क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ आगे बढ़े और जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एमिशन यहाँ पर कम किया जाए, फॉसल फ्यूल्स का हम यहाँ पर यूज कम करें। बट ही हिमसेल्फ इज अ सीईओ ऑफ अ ऑयल कंपनी, एक नेशनल ऑयल कंपनी के यहाँ पर, तो इसलिए उनको बहुत सारे लेटर्स भेजे जा रहे हैं, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा और यूरोपियन पार्लियामेंट्स के द्वारा, कि ये क्या किया जाए कि इनको इस ग्राउंड पर रिमूव किया जाए, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर हटाया जाए। ओके अब एक्चुअली इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे याद रखना है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम फ्रंट लाइन, दैट इज बांग्लादेश एंड मालदीव, एज अ लीडर ऑफ द क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। आपको इस फोरम का नाम याद रखना है, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रुप है 58 वर्ल्ड की मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज का, मतलब वो कंट्रीज जो क्लाइमेट की बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज हैं, तो इसका ये पूरा ग्रुप है। इसमें कितने नेशन आते हैं आपके, 58 नेशंस आते हैं, जिसमें यहाँ पर 1.5 बिलियन जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट पीपल हैं वो यहाँ पे इसको होस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या है, ग्रुप ऑफ 58 वर्ल्ड्स मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो यहाँ पर 1.5 बिलियन वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट पीपल है उसको यहाँ पर क्या करती है, होस्ट करती है। तो यहाँ पर हमें पता है कि उनको कितनी ज्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण उनको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है। वी हैव endured climate related economic losses of 500 billion डॉलर in the last 2 decades alone। तो यहाँ पे क्लाइमेट चैलेंज के कारण, क्लाइमेट रिलेटेड जो इकोनॉमिक लॉस हुए हैं उसके कारण हमने इन कंट्रीज ने सबने मिलकर और क्या किया है, 500 बिलियन डॉलर उनको यहाँ पर लॉस हुआ है इन लास्ट 2 डिकेड्स। ओके अब इसमें एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि 2 चीजें आ जाती हैं। क्या 2 चीजें आ जाती हैं कि आपकी पहली तो कंट्रीज आ गई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब उनसे ये कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, जो आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसके कारण आप मेनली यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं इसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये कौन कह रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज कह रही है, डेवलपिंग कंट्रीज से कह रही है। ओके हमने ये माना कि हम कर रहे हैं, बट यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज ये कह रही है कि आपने ऑलरेडी क्या कर लिया है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली हैं, अपने आप को डेवलप कर लिया है। तो मतलब आपने जो पूरा मतलब जो अल्टीमेटली आज के टाइम पे ये जो पॉल्यूशन दिख रहा है वो किसने किया है, आप लोगों ने किया है, मतलब डेवलप्ड कंट्री ने किया है। अब आप हमें क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर रोक रहे हैं। अब आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लिया, सारी चीजें करनी है, तो या फिर आप हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करिए, आप हमें फंड प्रोवाइड करिए, जिससे हम क्या कर सके, फॉसिल फ्यूल्स को हटाकर हम यहाँ पे क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे जो COP27 हुई थी वहां पर एक आपका फंड भी आया था, उस फंड का नाम क्या था, लॉस एंड डैमेज फंड। मतलब यहाँ पे जो डेवलपिंग नेशंस है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज के कारण जिनको लॉस हो रहा है उन्हें क्या किया जाए, कंपनसेट किया जाए, या फिर उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाए, उन्हें फंड प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके क्लीन एनर्जी की तरफ, जो विंड एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, इसकी तरफ वो आगे बढ़ सके। अब देखिए यहाँ पे जर्नी की बात की जा रही है, यूएई की बात की जा रही है कि इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हम ऑयल कंपनी के यहाँ पर मालिक हैं, सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है which has made huge investment in solar and wind project. The UAE's Barakah nuclear power plant, which was recently opened, generates 6 gigawatt 5.6 और 5.8 of clean power। तो यहाँ पर उनकी जो अभी हाल ही फिलहाल में यूएई की बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उन्होंने 6 गीगावाट क्लीन एनर्जी पावर को क्या किया, जनरेट किया है। वहां पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बात की जा रही है। रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2030 तक हम क्या कर देंगे, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करने की बात की जा रही है। ओके हम यहाँ पे COP28 को क्या कर रहे हैं, क्रूशियल फाइनेंस प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान। तो क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान्स को लेकर आए जिसमें कि हम मुजिब क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान को अडॉप्ट किया गया है, बांग्लादेश में भी इसको अडॉप्ट किया गया है। ओके तो इसमें मेनली जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या किया जाएगा, क्लीन एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट फंड्स को जनरेट किया जाएगा। तो एक्चुअली इसमें ये कहा है कि लकली वी डू नॉट सीक कोल, ऑयल एंड गैस, वी सीक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ये कह रही है कि हमें कोल, ऑयल और गैस जो है, नेचुरल गैस है, इससे मतलब नहीं है, हम इस चीज को नहीं देख रहे हैं, हमें मेनली क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए।
ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए। अब यहाँ पर अगर हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, रोड बनाना है, रेलवेज बनाने हैं, ट्रैक्स बनाने हैं, इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना है, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे जो ये कोल फॉसिल फ्यूल्स है इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमें देखिए इन 3 चीजों की जरूरत है। अब ये आप चाहे फॉसिल फ्यूल्स से दें, मतलब उससे जनरेट होने वाले प्रोडक्ट से दें, या फिर क्लीन एनर्जी जो रिसोर्सेस है उससे दें, हमें सिर्फ उससे मतलब नहीं, हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर और भी कहा जा रहा है कि देखिए कि डेट इज अ बैरियर, यहाँ पे डेट भी जो है बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है। मैनी ऑफ अवर नेशन ऑल्सो क्रिपल्ड बाय अनस्टेबल डेट, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको यहाँ पे जो डेट होता है वो क्या करते हैं, इससे बहुत ज्यादा ग्रसित है, क्रिपल्ड है। और यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण भी उनका जो डेट है वो और ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए यही कहा जा रहा है अल्टीमेटली कि यूएई जो है, यूएई लीडरशिप के लिए, यूएई लीडरशिप फॉर क्लीन एनर्जी टारगेट स्टार्टिंग इन 2025, ट्रांसफॉर्मिंग द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी इनटू द अबू धाबी क्लीन एनर्जी एंड ग्रिड कंपनी बाय 2030। तो इन्होंने ये कहा कि यूएई की लीडरशिप में हमने ये टारगेट किया है कि वहाँ की जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है उसे हम क्लीन एनर्जी एंड ग्रिड कंपनी 2030 तक उसे बना देंगे। ओके, तो इसमें एक्चुअली ये भी, और जो हमारी COP27 हुई, जो उसमें हमने बात करी किसकी, लॉस एंड डैमेज फंड की, तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि हमें इसको सिक्योर करना होगा, जो डेवलप्ड नेशन है वो यहाँ पे फंड दें, जिससे कि जो आइलैंड नेशन है, अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा हो रहा है, आपका जो ओशन है वो ओशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, ओशन लेवल जब इंक्रीज हो रहा है तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो आइलैंड नेशंस हैं वो क्या हो रहे हैं, कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली किसको नुकसान पहुंचा रहा है, आइलैंड नेशन और डेवलपिंग नेशन को यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इन कोस्टल एरियाज नेशन को जो लॉस हो रहा है उसको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पर ये कहा है कि ये जो आपने फंड स्टैब्लिश किया ये सिर्फ एक एम्प्टी फंड ही ना रह जाए, इसमें फंड भी आना चाहिए। ओके, अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या चीजें आती हैं। तो इसमें लास्ट में ये कहा गया है कि मे वेल बी एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री टू मेक सम सिग्निफिकेंट एंड क्वालिफाइबल कमिटमेंट्स टू एमिशन कट एंड क्लाइमेट एक्शन इन जनरल। टाइम इज रनिंग आउट एंड वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू सेव द 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस टारगेट बिफोर इट्स टू लेट। तो यहाँ पर देखिए 1992 में आपका क्या हुआ था, 1992 में हमारे रियो अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है आपकी, ये वेरियस पार्टनरशिप की मीटिंग होती है जिसमें कॉपरेशन होता है, जिसमें हमने एक टारगेट लेते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इमर्जिंग चैलेंजेस टू द द्रविडियन मॉडल। तो यहाँ पर कुछ जो द्रविडियन मॉडल है उसके बारे में बात की गई। हाल ही फिलहाल में आप सभी को पता होगा तमिलनाडु ने यहाँ पर क्या किया था, एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें जो लेबर्स का वर्किंग आवर है उसे 12 आवर कर दिया था। हाउएवर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है जिसके कारण इस बिल को क्या कर लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। अब इस पर यहाँ पे थोड़ी बातचीत की गई कि तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में देखेंगे, वर्कर्स की वेजेस के फील्ड में देखेंगे, तो ओवरऑल इंडिया में आप देखेंगे तो तमिलनाडु बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद भी और जब ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था इसके बाद से तमिलनाडु में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था। बट धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट स्टिल यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ जो स्किल है। हमें एजुकेशन तो अच्छा है बट लोगों के पास जो लेबर्स उनके पास स्किल यहाँ पर नहीं है। ओके, तो देखिए द शिफ्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री टू सर्विस सेक्टर, यहाँ पर अब जो हमारा सर्विस सेक्टर हो रहा है वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हाउएवर तमिलनाडु's अचीवमेंट इन हायर एजुकेशन विद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 51.4%। अगर आप यहाँ पर तमिलनाडु का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो देखेंगे तो वो कितना है, 51.4% है। अगर आप पूरे इंडिया से भी इंडिया का देखेंगे टोटल और ऑल ओवर इंडिया का, वो कितना है, 27.1% है। बट ये भी क्या कर रहा है, इस ट्रांजिशन में हेल्प नहीं कर रहा है। मतलब कि जो सर्विस सेक्टर है वो अब किसकी तरफ बढ़ रहा है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हम यहाँ पर तमिलनाडु में क्या देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन में जो उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 51.4% है। ओवरऑल जो इंडिया का देखते हैं वो कितना है, 27.4%। बट ये जो है उसमें हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हायर एजुकेशन, पुअर अप्लाइड स्किल्स इम्पार्टेड इन वोकेशनल एजुकेशन हैव क्रिएटेड अ गैप, स्किल गैप और एम्प्लॉयबिलिटी
प्रॉब्लम ऑफ यूथ। इन सब कारणों की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ये गैप यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर 2 टायर जो सिटीज को इनकरेज करना होगा और जो स्किल एनहांसमेंट स्कीम्स हैं वो लेकर आना होगा स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन हो वो इंश्योर करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये स्किल को इनहेंस करना होगा। इससे के कारण ही हम यहाँ पे एक जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है सोशल पॉलिसी के उसको इंश्योर किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइनाज डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच। अब इस आर्टिकल को आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में चाइना और यूएस 2 चीज आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो यूएस क्या करना चाहता है, चाइना को काउंटर करना चाहता है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर आप ट्रेड के बेसिस पर ले लीजिए, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी क्या करना चाहता है, यूएस चाइना को यहाँ पर काउंटर करना चाहता है। हाल ही फिलहाल में एक्चुअली क्या हुआ, लेट में दिस ईयर द साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, चाइना का जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि यूएस की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, माइक्रोन चिप जाइंट माइक्रोन कंपनी है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो चाइना के जो लॉज हैं उसको यहाँ पे वॉलेट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें हो रही हैं। ओके, अब यूएस क्या करना चाहता है, चाइना की तरफ जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हाथ में नहीं लगने देना चाहता, इसलिए वो चाइना को क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है हर एक चीज में। चाइना ने क्या किया, इसका रिटेलिएट किया। किस बेसिस पर, जितनी भी यूएस की कंपनी है उनको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाए। बहुत सारी कंपनीज की इसमें बात की गई, आप देखेंगे अप्रैल में यहाँ पे अमेरिकन कंसल्टेंसी ब्रेन एंड को, वहां पर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो एम्प्लॉयज थे उनसे रेड की गई, उनसे क्वेश्चन वगैरह किया गया और उनके जो कंप्यूटर्स थे, फोन्स थे, ऑफिस, उन सबको सीज कर लिया गया। उसके बाद अमेरिकन फॉर्म मिंट्स की, वहां पर भी इस तरह के जो एम्प्लॉयज थे फॉर्म से बीजिंग में, तो उनको पूरा शट डाउन कर दिया गया। वहां पे जो मतलब कि उनके जो कंप्यूटर्स वगैरह थे, पूरा जो सारी उनकी फाइल्स वगैरह थी, उनको यहाँ पे रेड करके अपने अंडर चाइना ने कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर बस यही आ रहा है, एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि चाइना यूएस क्या करना चाहता है कि चाइना को काउंटर करना चाहता है, चाहे वो ट्रेड में हो या कोई स्ट्रेटेजिक लेवल में हो या फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल पर। तो चाइना भी इसको रिटेलिएट किया, उसने यूएस की जो कंपनीज है उसको रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर रेड कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको चाइना में काम करना है तो चाइना के जो टेरिटोरियल लॉज हैं उनको मानना होगा, और अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो आप क्या कर दिए जाएंगे, यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इवन फिर आपको आपकी जो लैंड कंट्री है वहां पर भी नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो चाइना और यूएस का यहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न आता है, और सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे जो ट्रेड है उस पर इम्पैक्ट इनडायरेक्टली क्या पड़ रहा है। तो यूएस क्या कर रहा है, मतलब एक तरीके से चाइना है अपना जो उसका इतना बड़ा मार्केट है उसको वहां पर एक्सेस करने से यूएस को रोक रहा है। अब इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया पर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। यूएस के साथ आप देख रहे हैं हमारे जो रिलेशन है वो अल्टीमेटली आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। चाइना क्या है, हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, और उसके साथ अगर हमारे जो रिलेशन है वो खराब होते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि चाइना के साथ हमारी क्या लगती है, बॉर्डर लगती है, और अभी स्टिल हमारे साथ क्या है, उसके रिलेशन बॉर्डर डिस्प्यूट्स यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्वाड जैसी जो ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं उस पर इंगेज हैं। ठीक है, कि क्वाड जैसे ग्रुप में इंगेज है। तो अल्टीमेटली एक तरीके से क्या है, देखिए जब इंडिया की बात आई तो इंडिया में ये कहा गया, चाइना ने ये कहा कि बॉर्डर इशू को आप साइड में रखिए और जो इकोनॉमी और ट्रेड है आप उसको अलग रखिए, है ना। उसमें बॉर्डर इशू में हमारा जो ट्रेड और इकोनॉमी है वो वॉलेट नहीं होना चाहिए, उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और यूएस के साथ आज देखेंगे कि चाइना क्या कर रहा है, अल्टीमेटली वहां का जो ट्रेड और उसकी जो इकोनॉमी है उसको वॉलेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, आप यहाँ पर देखेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर अवॉर्डेड गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। गीता प्रेस क्या है, गोरखपुर, यहाँ पर उसको गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है। तो गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 विल बी कन्फर्ड ऑन गीता प्रेस गोरखपुर, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट सच एज भागवत गीता एंड द रामायण एंड द उपनिषद। तो यहाँ पे जो गीता प्रेस है उसने बहुत सारे मतलब कि कमेंडेबल एफर्ट्स किए हैं। उन्होंने क्या किया है, 41.7 करोड़ ऑफ बुक्स को पब्लिश किया है 14 लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग 16.21 करोड़ कॉपीज ऑफ गीता की यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पब्लिश की है। इसके कारण उन्हें गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है। अब गांधी पीस प्राइज अवार्ड की बात करते हैं, ये अवार्ड बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूरा आपका प्रीलिम्स का फैक्ट है और सारा आपका इसी आर्टिकल में दिया गया है।
ये गांधी जी की जब 125th एनिवर्सरी थी उस टाइम पर इसको अनाउंस किया गया था। तो देखिए, द एनुअल गांधी पीस प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1995 ऑन द ओकेजन ऑफ 125th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। अब देखिए, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी की क्या 150th एनिवर्सरी पे से अनाउंस किया गया था, है ना। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 125th एनिवर्सरी थी गांधी जी की। तो यहाँ पे पीस को मतलब एक तरीके से गीता प्रेस है, तो जो ये भागवत गीता, रामायण, उपनिषद को यहाँ पर जो रिलीजियस टेक्स्ट्स को पब्लिश करते हैं और पीस को प्रमोट करते हैं, तो इनका नाम यहाँ पे रिकमेंड किया गया था। अब यहाँ पे वेरियस अदर अवार्डीज की भी बात कर लेते हैं। यहीं से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको बहुत सारे जो अवार्ड बेसिस बुक्स के बेसिस पर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें अवार्ड मिला था। उसके बाद बात करते हैं किसकी, रामकृष्ण मिशन, इसको यहाँ पे अवार्ड मिला था। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को भी यहाँ पे अवार्ड मिल चुका है, ये गांधी जी का जो पीस प्राइज है। विवेकानंद केंद्र को, और हम बात करते हैं किसकी, कन्याकुमारी एंड सुलभ इंटरनेशनल न्यू दिल्ली को भी ये अवार्ड मिल चुका है। इसके पहले प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेशनल मंडेला जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्किबिशप डिमोस तुतु ऑफ साउथ अफ्रीका, इन्वायरमेंटलिस्ट यहाँ पर जो थे उनको भी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा याद होगा। तो गांधी जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी 1995 में इसको यहाँ पर बनाया गया था। इसको हेड कौन करता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने ये नाम रिकमेंड किया था कि गीता प्रेस गोरखपुर को क्या मिलना चाहिए, गांधी पीस प्राइज जो ये अवार्ड है वो मिलना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइजेस 11.2% टू 3.8 लाख करोड़, सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमारा इस साल का जो नेट डायरेक्ट टैक्स, मतलब अभी हम ईयर के मिड में ही पहुंचे हैं और हमारा जो टैक्स कलेक्शन हुआ कितना राइज हुआ है, 11.2% राइज हुआ है, ठीक है। तो देखिए, नेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैव राइजन 11.2% इन द फर्स्ट 2.5 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर विद एडवांस टैक्स इनफ्लो फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर थी। तो देखिए, आर्टिकल आज इतने ही थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप यहाँ पे सभी ने क्वेश्चन का आंसर किया होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, In 2018, Law Commission of India recommended the repeal of Section 124A of IPC. 2018 में क्या यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सेडिशन लॉ को रिपील करने की बात कही थी या नहीं कही थी? तो आपका ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सेडिशन वॉज मेड अ रिकॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में क्या सेडिशन लॉ को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया था या नहीं? तो आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं कि 1870 की बात करते हैं, सेक्शन 124A इंसर्टेड इन आईपीसी। यहाँ पर 1870s में जब आपके ब्रिटिश थे उस टाइम पर सेक्शन 124A को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने? सर जेम्स स्टेफन, व्हेन इट फेल्ड द नीड फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस। यहाँ पर जब उनको लगा कि यहाँ पर अगर ऑफेंस हमें डील करना है उसके लिए कुछ एक स्पेशल सेक्शन की हमें जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं 1974 इट वॉज मेड कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट ऑथराइज पुलिस टू मेक अरेस्ट विदाउट वारंट। 1974 में इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाता है, ठीक है, दैट ऑथराइज द पुलिस टू मेक अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी उस टाइम पर इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं माना जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होगा। तो और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द डक्कन पैसेज। तो इसमें से आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। कल इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी, सभी ने आंसर भी दिए होंगे, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतनी ही थी चीजें, और अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।